में कूलाम के नियम के बारे में, और कूलाम के नियम के लिए हमने देखा था वैक्यूम या फिर एयर में जो फोर्स होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हमने देखा था। ठीक है, जैसे ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने R है। ये कहाँ रखे हुए हैं? एयर में या वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक है, निर्वात में रखे हुए हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइंड कर दें तो उस स्थिति में अपने पास एक इक्वेशन बन गया ये। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो समानुपाती का चिन्ह है हम हटाते हैं तो हमें एक क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट ले लिया हमने, क्या? K, Q1 Q2 अपॉन R²। और जो अपना K है वो क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ठीक है, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। ठीक है, ये होता है 9 × 10⁹। अब इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? तो देखो यहाँ से K के लिए एक इक्वेशन बना लो। तो K के लिए एक इक्वेशन अगर हम बना लें तो K इक्वल टू हो गया क्या? FR² अपॉन Q1 Q2। तो हम F को किस में ले लेंगे? न्यूटन में लेंगे हम। ठीक है, और R को किस में लेंगे? मीटर में। तो ये मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलाम इंटू कूलाम क्या हो गया? कूलाम का स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू बन गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट है वो अपनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, या फिर मैं कहूँ कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक या फिर क्या बोल रहे हैं हम? विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी जो यूनिट है वो इसकी यूनिट की क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स होगी। तो वो हो जाएगा क्या? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये अपने पास में आ गया। तो ये जो हम सारी बातें कर रहे थे किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? SI सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें CGS में, CGS में जो K की वैल्यू है वो होती है क्या? 1। ठीक है, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डाइन। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर की जगह आ जाएगा क्या? स्टेट कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम ये वैल्यू रख देंगे तो अपने पास ये बन जाएगा क्या? F इक्वल टू K की जगह 1 आ गया तो Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने देखा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखो अब हम देखते हैं एक कूलाम की परिभाषा। ठीक है, तो 1 कूलाम क्या होगा? जैसे हमने मान लिया कि जो दो चार्जेस हैं अपने Q1 और Q2। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम कितना? 1 मीटर। और इसकी वैल्यू है अपने पास में कितनी? 1 कूलाम।
और इसकी भी हमने ले ली कितनी है, 1 कूलाम। ये वैक्यूम में या एयर में रखे हुए हैं, तो ये फोर्स हो गया अपने पास क्या, वो होता है अपने पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया K की वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू Q1 1, Q2 भी 1 अपॉन R का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया केवल 9 × 10⁹ और ये फोर्स है तो इसकी यूनिट हो गई कितनी, न्यूटन। तो देखो अगर हम दो आवेशों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दें, कहाँ, वायु या निर्वात की बात हो रही है, वायु या निर्वात की, मैं कहाँ कह रहा हूँ, वैक्यूम या एयर में। 2 आवेशों को 1 मीटर डिस्टेंस पे वायु या निर्वात में रखने पर उनके मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगने लगता है। कितना बल लगने लगता है, 9 × 10⁹ का बल लगने लगता है। तो वो चार्ज कैसे चार्ज होंगे, 1 कूलाम चार्ज होंगे। ठीक है, तो वो चार्ज कैसे चार्ज होंगे, 1 कूलाम चार्ज होंगे। देखो एक डेफिनेशन और देख लेते हैं पैरावैद्युतांक या फिर मैं कहूँ विद्युत शीलता की। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे आपेक्षिक पैरावैद्युतांक, आपेक्षिक पैरावैद्युतांक वो होता है वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल। वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का अनुपात आपेक्षिक पैरावैद्युतांक होता है। यानी कि ये हो गया एप्सिलॉन आर इक्वल टू, ये लिख लिया हमने वैक्यूम में एफ और किसी मीडियम में लिख लिया हमने कितना, एफ एम। ठीक है, दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। तो फोर्स हो गया निर्वात में या वायु में, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन हम मीडियम की परमिटिविटी ले रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसको निकाल देते हैं। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा यहाँ से 1/एप्सिलॉन यहाँ है, 1/एप्सिलॉन यहाँ है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। फाइनली जो रिलेशन अपने पास में बना वो बना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी मीडियम की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का गुणनफल होता है। ठीक है, अच्छा, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग मीडियम्स के लिए
अलग अलग होती हैं। अच्छा, तो देखो एक बार फिर देख लेते हैं। फोर्स है वो वायु या निर्वात में कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, कैसा होता है, मैक्सिमम, अधिकतम होता है। जैसे ही हम किसी कुचालक माध्यम में रख देंगे दोनों चार्जेस को, ध्यान देना हम सेपरेशन चेंज नहीं कर रहे और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सेम ही रख रहे हैं बार बार। तो कुचालक में फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कहूँ घट जाएगा, घट जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तीसरा अगर हम कहें सुचालक में, तो सुचालक में जो फोर्स है वो घट करके कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और सुचालक क्या होते हैं, जैसे अपनी धातुएं होती हैं। धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, एप्सिलॉन आर का मान होता है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, फिर फोर्स हो जाएगा अपने पास 0। अच्छा, निर्वात के लिए हमें मालूम है एप्सिलॉन आर कितना, 1। ठीक है, और इसी वजह से अपना जो फॉर्मूला था वो था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो हम एप्सिलॉन आर का मान रखते हैं तो वो 1 हो गया, यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, हम सीधा यही पुट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कुचालकों के लिए इसका मान है वो 1 से तो बड़ा ही होता है। इसका मतलब जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, देखो हम नेक्स्ट करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो ये अपने पास में दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको हमने XY प्लेन में रख दिया। तो जो Q1 है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, स्थिति सदिश होगा, वो हम ओरिजिन से लेते हैं स्थिति सदिश को, तो वो हमने बना लिया क्या, वो बना लिया R1। इसी तरह से Q2 का जो स्थिति सदिश होगा वो बना लिया हमने R2, वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो ले लिया मैंने R। ठीक है, अगर मैं इसको Q1 से Q2 की तरफ लिखूंगा तो ये हो गया R21। ठीक है, क्योंकि इस तरफ Q1 द्वारा Q2 पर फोर्स लगेगा और Q1 द्वारा Q2 पर फोर्स होगा वो होगा F21 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो ले लिया मैंने इस तरफ। ठीक है, तो वो हो गया अपना F12 वेक्टर। ठीक है, तो F21 की डायरेक्शन में हो गया R21 वेक्टर और F12 वेक्टर की डायरेक्शन में हो गया R12 वेक्टर, यानी कि यहाँ से यहाँ इसकी डायरेक्शन होगी। और इसको निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपने कक्षा 11 में त्रिभुज नियम पढ़ा, उससे क्या होता है, वो होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब हम इसका सदिश निरूपण कर रहे हैं, तो हम सीधा ही कूलाम के फॉर्मूले से लिख लेते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ F21। अच्छा, F21 क्या है, ये है Q2 पर बल Q1 के कारण, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1।
तो ये हो गया F21 इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में चलते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर इंटू ये ले लिया हमने यूनिट वेक्टर R21 कैप। अच्छा, R21 कैप क्या हो जाएगा? R21 कैप F21 वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा, और ये होता है R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बन गया F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ये नीचे Q बन जाएगा, तो R21 वेक्टर का ये बन गया क्यूब, और ये हो गया R21 वेक्टर। ठीक है, इसको मैं यूनिट इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अच्छा, सिमिलरली हम लिखेंगे F12 वेक्टर, तो ये क्या होगा? ये होगा Q1 पर बल Q2 के कारण से। तो ये हो गया F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, दोनों के लिए हमने अलग अलग इक्वेशन बना लिए। अब R21 वेक्टर और R12 वेक्टर हम यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, या त्रिभुज नियम से भी आप लिख सकते हो, सदिशों के त्रिभुज नियम से। ठीक है, वो होता है R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R21 वेक्टर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हम दोनों की जो वैल्यू है यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरीके से F12 वेक्टर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब हम दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो एक चीज़ हमें पता चल रही है कि यहाँ से दोनों फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वेशन 3 एंड 4 से। तो F12 और F21 मैग्नीट्यूड में तो क्या है? सेम है, परिमाण में तो समान है, परंतु इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं। दिशाएं विपरीत हैं कैसे? यहाँ आ रहा है R2 माइनस R1, यहाँ आ रहा है R1 माइनस R2, यानी कि माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही है जैसा न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना। न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ओके, थैंक यू।